वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट 6 सब्सिडरी बुक का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा या फिर प्रीवियस की यूनिट्स नहीं देखी हैं तो इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगी। अगर आपने पार्ट 1 सही से देखा होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। एक कंप्यूटर डीलर है, वो मशीनरी खरीदता है उधार पे। एक कंप्यूटर डीलर है, वो मशीनरी खरीदता है उधार पे। ठीक है, अब ये जो उसने मशीनरी खरीदी है उधार पे, इसकी जो ट्रांजैक्शन किस सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होगी या फिर किस सब्सिडरी बुक में ये एंट्री दिखाई देगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम अपनी यूनिट कंटिन्यू करते हैं। बैंक क्या होता है? बैंक देखो एक वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका प्राइमरी फंक्शन डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, मतलब जो कस्टमर पैसा डालता है बैंक में उसको एक्सेप्ट करना और उधार देना, ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है बैंक का। और इवन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी यही बताता है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लेंडिंग के अलावा भी अदर फंक्शंस परफॉर्म करती है। वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। लेटर ऑफ अ क्रेडिट को इशू करना, बैंक गारंटी को इशू करना, ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स के काम के होते हैं। जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए ये बहुत सही इंस्ट्रूमेंट होता है ताकि पेमेंट सही तरीके से हो जाए। और एक पाबंदी बन जाती है, एक रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं हम बायर पे कि वो पेमेंट सही से करे। अगर वो डिफ़ॉल्ट हो भी जाता है तो बैंक उस केस में मदद करती है एक्सपोर्टर को जो उस पैसा मिलने में। ठीक है, नेक्स्ट इज सेफ कस्टडी लॉकर। आजकल हम जानते हैं कि बैंक जो है हमें कस्टडी लॉकर प्रोवाइड करती है जहाँ पे हम अपनी एसेंशियल आइटम रख सकते हैं। उसके बाद बैंक ये भी सुविधा देती है कि हमारे कस्टमर के नाम पर पेमेंट करे और हमारे कस्टमर के नाम से पेमेंट भी ले सकती है। और म्यूचुअल फंड की स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम्स, जैसा कि आप जानते हैं ये सब भी आजकल बैंक प्रोवाइड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक आजकल अपने बेसिक फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन के अलावा भी अदर फंक्शंस भी करती है। ठीक है, देयर आर अदर फंक्शंस और बैंक्स। ठीक है, अब टाइप ऑफ बैंक्स क्या होता है? टाइप ऑफ बैंक्स अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है सेविंग बैंक अकाउंट, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, मोस्टली लोगों का होता ही है। सेविंग बैंक अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं डिपॉजिट और विड्रॉल्स पे। मतलब कि हम हर महीने रोज़ नहीं निकाल सकते पैसा, हम अपने बैंक अकाउंट से रोज़ पैसा नहीं निकाल सकते। एक लिमिट सेट होती है जिसे हम क्रॉस नहीं कर सकते। पर करेंट अकाउंट में ऐसा नहीं है। करेंट अकाउंट जनरली बिजनेसमैन के लिए होता है या जो उन लोगों के लिए होता है जिन्हें बहुत ज़्यादा रेगुलर डेली बेसिस पे बहुत सारी रिसीव करनी होती है पेमेंट या डिपॉजिट करना होता है पेमेंट बैंक में। तो जिन्हें और इस केस में उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो पैसा जब चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं, जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, डेली बेसिस पे वो रोज़ ऐसा कर सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। पर करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट भी नहीं मिलता और ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने वाले लोगों के लिए सूटेबल अकाउंट होता है क्योंकि उन्हें रोज़ाना पेमेंट करनी होती है, रोज़ाना वो पेमेंट रिसीव करते हैं। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट आता है। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? जब हम अपने पैसे को फिक्स करवाते हैं पर्टिकुलर पीरियड के लिए, मतलब 5 साल के लिए मैंने अपना एक एफडी करवा ली है, उससे पहले मैं उस एफडी को नहीं तोड़ सकती और अगर मैं तोड़ती भी हूँ तो मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो उसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। ये 3 बेसिक बैंक अकाउंट है जिसके बारे में मोस्टली हमें पता ही होता है। अब बैंक अकाउंट होने का फ़ायदा क्या है? बैंक अकाउंट का होने का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो आप अपना पैसा सेव रख सकते हैं। एक तरह से एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी होती है क्योंकि इस पर हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, रिटर्न में हमें इंटरेस्ट मिलता है, चाहे कम मिलता है पर मिलता है। और हम अपने पैसे को, जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया कि हम अपने पैसे को सेव कर सकते हैं और हम आसानी से अपने बैंक अकाउंट से किसी को पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन का ऑप्शन चेक ही होता है। और लोन एडवांसमेंट, हम बैंक अकाउंट है हमारे किसी बैंक में तो हमारे लिए लोन लेना भी आसान है उस बैंक से। ठीक है, अब उसके बाद जब हम अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में तो 3 बुक्स हमें जनरली प्रोवाइड की जाती है इनिशियल स्टेज पे जब हम अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं किसी भी बैंक में। सबसे पहले आता है पासबुक। पासबुक तो आप जैसे जानते होंगे पासबुक क्या होता है। पासबुक वो होता है जो भी ट्रांजैक्शन हमारे बैंक अकाउंट के थ्रू हो रही है, जो भी लेन देन हमारे बैंक अकाउंट के थ्रू होते हैं, उसका रिकॉर्ड हमें पासबुक में करके दिया जाता है। हमें मतलब एज अ कस्टमर जो उसको रिकॉर्ड एक उसकी किताब में मिलता है उसे हम पासबुक कहते हैं। जिसमें इसका फॉर्मेट कैसा होता है? पहले डेट आता है, पर्टिकुलर्स, डेबिट यहाँ पे मतलब विड्रॉल्स को दिखाता है, जब हम पैसा निकालते हैं तो बैंक डेबिट करती है। और फिर क्रेडिट डिपॉजिट दिखाता है, जब हम अपना पैसा बैंक अकाउंट में डालते हैं तो वो क्रेडिट करती है। और फिर यहाँ बैलेंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट बुक जो है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होती है? पे इन स्लिप बुक में क्या होता है? प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं जिसका यूज़
हम अपने कैश और चेक को डिपॉजिट करने के लिए करते हैं। तो पे इन स्लिप बुक क्या होती है? ये एक प्रिंटेड फॉर्म वाली बुक होती है, मतलब इसके अंदर कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसका इस्तेमाल अगर हमें कैश डिपॉजिट करना है अपने बैंक अकाउंट में या चेक डिपॉजिट करना है उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज चेक बुक। आपको पता ही होगा कि चेक बुक होता क्या है। चेक बुक के अंदर नंबर ऑफ लीव्स होते हैं। लीव्स का मतलब यहाँ पे छुट्टी वाला लीव नहीं है, लीव का मतलब है चेक से, चेक को हम लीव्स कहते हैं, नंबर ऑफ लीव्स होती हैं और उन्हीं लीव्स को हम चेक्स कहते हैं। और चेक क्या होता है? चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए, या ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम अपने बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और साथ में एक ये अनकंडीशनल ऑर्डर है जो कि हम बैंक को एक ऑर्डर करते हैं कि भाई इस इंसान को पैसा दे देना। हमने पेमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर से बता रही हूँ, चेक क्या होता है? चेक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल दो तरीके से हो सकता है। पहला है कि आप अपने चेक के थ्रू खुद पैसा निकलवा सकते हैं बैंक से। दूसरा इसका यूज़ ये है कि आप किसी को चेक देकर, अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है, किसी इंसान को, किसी कंपनी को, किसी को भी पेमेंट करनी है, तो आप उसको चेक काट के दे देंगे। और जब आप किसी को चेक काट के देते हैं तो वो एक तरह से बैंक के लिए अनकंडीशनल ऑर्डर हो जाता है। बैंक के लिए ऑर्डर हो जाता है, आपने बैंक को ऑर्डर दिया है, अनकंडीशनल ऑर्डर दिया है कि आप इस इंसान को पैसा दे देना, या जिसने भी चेक पकड़ रखा है उसको पैसा दे देना। ठीक है। अब क्या होता है कि व्हाट इज़ क्रॉस चेक? क्रॉस चेक क्या होता है? क्रॉस चेक का मतलब होता है जब हम चेक के यहाँ पे दो पैरेलल लाइन लगा के अकाउंट पे ही लिखते हैं। जब हम पैरेलल लाइन लगाते हैं ऐसे करके, जो कोने में, एकदम कोने में ऊपर की साइड यहाँ पे मैंने दिखाया है चेक का, उसे हम क्रॉस चेक कहते हैं। जब हम दो पैरेलल लाइन लगाते हैं, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि जिसके भी नाम पे हम चेक दे रहे हैं, जिसके भी नाम पे हम चेक दे रहे हैं, आप उसको कैश में पैसा नहीं देंगे, आप उसके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेंगे, उसके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेंगे। ये पर्पस होता है किसी चेक पे पैरेलल लाइन लगाने का। समझ में आ गया? क्रॉस चेक क्या होता है? फिर से बता रही हूँ, क्रॉस चेक का मतलब जो हम पैरेलल लाइन लगाते हैं ऐसे कोने में ऊपर, उसको हम क्रॉस चेक कहते हैं। और क्रॉस चेक देने का पर्पस ये होता है कि जिसको हमें पेमेंट करनी है, जिस इंसान को हमें पेमेंट करनी है, हम बैंक को कह रहे हैं कि आप उस इंसान के डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डालना, कैश में मत डालना। ठीक है। अब क्रॉस चेक भी दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल क्रॉसिंग होती है और एक जो स्पेशल क्रॉसिंग चेक होता है। पहले जनरल क्रॉसिंग के बारे में बता दूं। जनरल क्रॉसिंग 4 टाइप से आप बना सकते हैं अपने चेक पे, या तो नॉर्मल ऐसे पैरेलल लाइन कुछ मत लिखिएगा, या फिर एंड कंपनी करके लिखिएगा, अकाउंट पे और नॉट नेगोशिएबल। अब इस जनरल क्रॉसिंग चेक का पर्पस क्या होता है कि आपने जब अपने सामने वाली पार्टी को पैसा दिया चेक के थ्रू, और आपने इनमें से कोई भी जनरल क्रॉसिंग की पैरेलल लाइन डाली, इन चारों में से कोई भी आपने अपने चेक में उसको पैरेलल लाइन डाल के दे दिया, तो इसका पर्पस ये होगा कि आप वो किसी भी बैंक में जाकर वो चेक डाल सकता है। मतलब हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि तुझे एसबीआई में ही डाल के ये चेक डालना होगा। ठीक है, हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि समझ लो मैं एसबीआई में या पीएनबी में इसी में जाके ये चेक डिपॉजिट करना होगा। वो किसी भी बैंक में जाकर चेक डिपॉजिट कर सकता है, तो वो जनरल क्रॉसिंग हो गया। लेकिन अगर आपने किसी बैंक का नाम स्पेसिफाई कर दिया पैरेलल लाइन के बीच में, जैसे मैंने यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है या पीएनबी लिखा है, तो इस केस में जिस इंसान को आप ये चेक दे रहे हो वो चेक सिर्फ और सिर्फ एसबीआई में ही जाके देगा, या फिर अगर आपने पीएनबी लिखा है तो पीएनबी में ही जाकर दे सकता है। समझ में आ गया? जनरल क्रॉसिंग में क्या हुआ, वो किसी भी बैंक में जाके दे देगा। अगर आपने किसी को जनरल क्रॉसिंग वाला चेक दिया तो वो किसी भी बैंक में जाके चेक दे सकता है और क्लियर करवा सकता है। लेकिन अगर आपने बैंक स्पेसिफाई कर दिया तो इस केस में वो उसी बैंक में जाकर वो चेक डिपॉजिट कर सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट इज एंडोर्समेंट ऑफ चेक। एंडोर्समेंट ऑफ चेक का मतलब क्या होता है? देखिए, चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि नेगोशिएबल है। यहाँ पे नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफ़र। मतलब बैंकिंग की जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की जो डेफिनेशन में चेक का मतलब यानी नेगोशिएबल एक्ट है 1881, उस एक्ट के अंतर्गत जो चेक की डेफिनेशन लिखी है उसमें ये लिखा हुआ है कि चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है, यहाँ पे नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल है, मतलब आप चेक किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इसी वर्ड को हम एंडोर्समेंट करना कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम एंडोर्समेंट करना कहते हैं जब कोई इंसान अपने चेक को ट्रांसफ़र कर देता है किसी और पार्टी को। मतलब जब एक पार्टी, समझ लो आपने श्याम के नाम पर चेक काटा था, उसने राम को ट्रांसफ़र कर दिया, इसको कहते हैं एंडोर्समेंट करना। ठीक है, और एंडोर्समेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको किसी को अपना चेक ट्रांसफ़र करना है तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? आपको चेक के पीछे साइन करनी होगी, अपनी साइन सिग्नेचर करनी होगी,
और जिस पार्टी को आप दे रहे हो, जिस पार्टी को आप वो चेक ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसका नाम आना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे मैंने बोला कि मैंने शाम को चेक काट के दिया था और शाम ने को पेमेंट करनी है राम को, तो शाम ने क्या किया, पीछे अपनी सिग्नेचर की और राम का नाम लिख दिया कि इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया चेक। तो इसे हम एंडोर्समेंट कहते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक क्या होता है? डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब होता है कि आपने बैंक में चेक डाला पर आपका चेक क्लियर नहीं किया गया किसी इन रीजंस की वजह से। ठीक है, इन रीजंस की वजह से अगर आपका चेक क्लियर नहीं करता है बैंक, या मना कर देता है क्लियर करने को और आपको पेमेंट नहीं देता है, तो इसको कहते हैं चेक का डिसऑनर हो जाना। और क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से बैंक आपका चेक क्लियर नहीं करता? पहला तो है कि बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। समझ लीजिए मिस्टर टॉम ने आपको एक चेक काट के दिया और आपने चेक अपने बैंक में जाकर दे दिया, पर आपका चेक क्लियर नहीं होता क्योंकि मिस्टर टॉम के बैंक अकाउंट में इतना पैसा है ही नहीं, सफिशिएंट बैलेंस है ही नहीं कि बैंक वो चेक को क्लियर करे और आपको पेमेंट दे सके। पहला रीज़न ये है। दूसरा ये है कि आपको पता है कि जब हम चेक काटते हैं तो हम उसमें वर्ड्स में भी लिखते हैं और फिगर्स में भी लिखते हैं। मतलब अगर मेरे को 1000 रुपीज़ समझ लो निकालने हैं बैंक से, मैंने चेक पे मैं 1000 वर्ड में भी लिखूंगी और 1000 नंबर या फिगर्स में भी लिखूंगी। अगर आपका जो रिटर्न वर्ड्स में, जो आपने वर्ड्स में लिखा है और जो फिगर्स में अमाउंट लिखा है मैच नहीं करता, डिफरेंस है उसमें, समझ लो आपने वर्ड में 1500 लिख दिया और फिगर में 1000 लिख दिया, तो इस केस में बैंक आपका चेक क्लियर नहीं करेगी। ठीक है, या आपने चेक पे सिग्नेचर नहीं की, या डेट गलत लिखी हुई है, या वो जो आपको ये भी पता होगा कि चेक जो होता है 3 महीने के लिए वैलिड होता है और आपने 3 महीने के बाद जाके चेक डिपॉजिट किया बैंक में, तो इस केस में भी बैंक आपका चेक क्लियर नहीं करेगी। या फिर सिग्नेचर मैच नहीं करती है। सिग्नेचर मैच करने का मतलब क्या है कि देखो, जब हम अकाउंट खुलवाते हैं तो हम सिग्नेचर करके देते हैं, फॉर्म में सिग्नेचर करके देते हैं, तो फिर वो उसका स्कैन कॉपी करके अपने कंप्यूटर में रख लेते हैं और फिर जब भी कोई बंदा ट्रांजैक्शन करता है आपके बैंक के थ्रू या फिर आप खुद ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो सिग्नेचर को मैच करते हैं, और अगर सिग्नेचर मैच हो जाती है तभी आपके बैंक से पैसा निकालना अलाउ करती है बैंक। और इस केस में भी ऐसा ही है, अगर चेक में जो सिग्नेचर हुई है और जो बैंक के पास सिग्नेचर है अगर वो मैच नहीं करती है तो इस केस में भी आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। और भी बड़े सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से चेक डिसऑनर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 3 कॉलम कैशबुक, इसके बारे में मैंने आपको पीछे ही बताया था, पार्ट 1 में बताया था प्रीवियस वीडियो में। 3 कॉलम कैशबुक क्या होता है? वो ऐसी कैशबुक होती है जिसमें हम 3 कॉलम प्रिपेयर करते हैं, जिसके अंदर हम कैश का कॉलम बनाते हैं, बैंक का कॉलम बनाते हैं, डिस्काउंट अलाउड का बनाते हैं। अगर डेबिट साइड पे बना रहे हैं तो क्रेडिट साइड में कैश, बैंक और डिस्काउंट रिसीव्ड का आता है। ठीक है, तो मैं मतलब ज़्यादा नहीं बता रही क्योंकि मैंने इसका आपको पीछे ही बताया था, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले 1 अप्रैल को कैश इन हैंड और बैंक 8500 और 9500 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी डेबिट साइड पे 2 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि डेबिट साइड पे मैं इसलिए लिख रही हूँ कैश और बैंक बैलेंस का क्योंकि वो डेबिट में ही आता है। पॉजिटिव बैलेंस जो होता है कैश और बैंक का वो डेबिट साइड पे ही होता है क्योंकि वो हमारी एसेट है। तो कैश में मैंने 8500 लिखा और 9500 लिखा। ठीक है, 8 अप्रैल को मैंने रेंट पे किया है। 8 अप्रैल को आपने रेंट पे किया है कैश में, इसका मतलब क्या हुआ, आपका कैश कम हुआ, और जब कैश कम होता है तो हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ साइड पे लिखा है, क्रेडिट साइड पे लिखा है 8 अप्रैल बाय रेंट पेड 1000 कैश कॉलम में। उसके बाद मैंने लिखा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। इस एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री मैंने आपको पीछे भी मतलब बताया था कि कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये होता है कि जब कोई ट्रांजैक्शन कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ उस पर इम्पैक्ट डालती हो, मतलब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है जो कैश पे भी असर डाल रही हो और बैंक पे भी असर डाल रही हो, या तो कैश बढ़ रहा है और बैंक कम हो रहा है, या तो बैंक बढ़ रहा है या तो कैश कम हो रहा है, तो इस केस में उस एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और जहाँ LF वर्ड लिखा होता है वहाँ हम C दिखाते हैं। ठीक है, अब यही एक एंट्री को हम सॉल्व करना देखते हैं। जैसे मैंने कैश डिपॉजिट किया बैंक में 1500। ठीक है, सबसे पहले तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मैंने अपना कैश डिपॉजिट किया 1500 तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, और जब बैंक बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 9 अप्रैल टू बैंक, और C लिखा है क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, और यहाँ पे लिख दिया बैंक 1500 कॉलम साइड पे। और सेम मैंने 9 अप्रैल को एक और एंट्री की है क्रेडिट साइड पे। क्यों की है, क्योंकि मेरा कैश भी तो कम हो रहा है, तो मैंने कैश करके लिखा C क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है, और कैश कॉलम में लिख दिया 1500 क्रेडिट साइड पे। समझ में आ गया। नेक्स्ट आ रहा है सोल्ड गुड्स इन कैश। मैंने कैश में
सामान बेचा है 1000 रुपये का, इसका मतलब कि मेरी कैश बड़ी है, तो मैं डेबिट साइड पे दिखाऊंगी 10 अप्रैल टू सेल्स करके लिखूंगी 1000 कैश कॉलम, ठीक है। उसके बाद आता है मैंने फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट में, क्या इसकी एंट्री किसी कॉलम में आ सकती है? कैश बैंक डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव में? इसकी एंट्री कहीं नहीं आएगी। मैंने फर्नीचर उधार में ख़रीदा है, इसकी एंट्री या तो परचेज बुक पे आएगी अगर आप फर्नीचर के डीलर हैं, अगर आप फर्नीचर के डीलर नहीं हैं तो इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में जाएगी। जनरल प्रॉपर सब्सिडरी बुक होती है, परचेज बुक भी सब्सिडरी बुक होती है। अब 28 अप्रैल को मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ है 2000 का, और जब हमें डिस्काउंट रिसीव होता है और वो हमारी इनकम बन जाता है तो वो किस साइड आती है? क्रेडिट साइड में आती है। तो मैंने 28 अप्रैल बाय डिस्काउंट रिसीव 2000 डिस्काउंट रिसीव में कॉलम में लिख दिया। अब एक और बात का ध्यान रखना जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग क्या होता है? बैलेंसिंग का मतलब होता है मुझे डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालना होता है। अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो हम उसका डिफरेंस निकाल के क्रेडिट में लिखेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है और डेबिट बैलेंस कम है तो उसका बैलेंस मैं डेबिट साइड पे लिखूंगी। लेकिन हम डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम को कभी बैलेंस नहीं करते। और ये क्यों नहीं करते? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, इसका डायरेक्ट जो एंट्री है वो पीएनएल अकाउंट में चली जाती है, इसीलिए हम इसको बैलेंस नहीं करते हैं। इस केस में भी हम सिर्फ कैश और बैंक कॉलम को ही बैलेंस करेंगे। डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलग में कोई भी बैलेंस है आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अप्रैल 30 होता है, अप्रैल का जो लास्ट डे होता है वो 30 होता है। मेरे को अपना बैलेंस, मुझे उस मंथ का अकाउंट क्लोज करना है, तो मैंने बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखा क्योंकि इस साइड पे डेबिट साइड मेरी ज़्यादा है कैश और बैंक कॉलम की, और क्रेडिट साइड कम है कैश और बैंक कॉलम की। तो डिफरेंस कितना आया? 7000 और 11000, ठीक है। 7000 और 11000 कैसे आया? क्योंकि ये 9500 है, 9500 में से मैंने 2500 माइनस कर दिया, 7000 आ गया, और बैंक कॉलम 11000 है, 11000 में से यहाँ पे कुछ था ही नहीं तो डायरेक्ट 11000 लिख दिया। तो मैंने टोटल यहाँ पे लिख दिया जितने जितने मेरे अमाउंट है। उसके बाद जो मेरा बैलेंस कैरिड डाउन है मैं उसको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर दूंगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7000 एंड 11000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परचेज बुक क्या होती है? मैंने पीछे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था परचेज बुक क्या होता है। परचेज बुक का मतलब होता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम बुक बनाते हैं उसे परचेज बुक कहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, परचेज बुक में हम उन परचेजेस की डिटेल लिखते हैं या परचेज ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो हम उधार में खरीदते हैं, कैश में नहीं, कैश वाली नहीं, क्योंकि अगर आप कैश में कर रहे हैं तो फिर तो वो कैश बुक में चला जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट वाली आएगी। और एक और बात का ध्यान रखना, मैं फिर से एग्जांपल दे रही हूँ, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझा था कि समझ लीजिए आप फर्नीचर डीलर हैं, आप फर्नीचर डीलर हैं और आप फर्नीचर उधार में खरीद रहे हैं। मैंने क्या बोला? आप फर्नीचर डीलर हैं और आप फर्नीचर उधार में खरीद रहे हैं, तो इस केस में आप परचेज बुक में अपनी एंट्री करेंगे, ठीक है। लेकिन आप कंप्यूटर डीलर हैं, फिर आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, आप कंप्यूटर डीलर हैं और आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो वो भी उधार में, तो इस केस में आप परचेज बुक में उसकी एंट्री नहीं करेंगे, उसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि परचेज बुक में वो एंट्री आती है जिस चीज़ में आप डील करते हैं, जो चीज़ आप लेन देन करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, जो कॉमर्स करते हैं, आप जो चीज़ का सामान खरीदते बेचते हैं, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, उस चीज़ की एंट्री परचेज बुक में आती है अगर आपने उधार में ख़रीदा है तो, ठीक है। अब जैसे मैंने परचेज बुक का एक फॉर्मेट भी दिखाया है यहाँ पे, कैसे होता है इसका फॉर्मेट? पहले आता है डेट, नेम ऑफ द सप्लायर मतलब जो उसने आपको सामान बेचा है, इनवॉइस नंबर जो बिल नंबर होगा, LF एंड अमाउंट। तो मैंने जैसे 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 25 अक्टूबर इन लोगों से सामान खरीदा था, इतना अमाउंट था, फिर मैं टोटल करके जो मंथ का आखिरी दिन होता है जो कि 31 अक्टूबर होता है, जब हमें अपना हर महीने का अकाउंट भी क्लोज करना होता है, तो 11,000 की मैंने अक्टूबर में परचेज़ करी है उधार में, ठीक है। और ये एंट्री कहाँ से आएंगी, ये एंट्री कहाँ से मिलेगी? मतलब मेरे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट कहाँ है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने परचेज़ किया है? आपको परचेज़ करने का ज़रिया पता चलेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट होगा आपके लिए इनवॉइस या बिल, ठीक है। जब आप कुछ परचेज़ करोगे तो आपको बिल तो मिलेगा तो अपने सप्लायर से, या फिर जिसे हम इनवॉइस कहते हैं, आपको इनवॉइस या बिल मिलेगा, उसी के ज़रिए हम अपनी परचेज़ बुक बनाते हैं। अब इसको लेजर में कैसे डालते हैं वो देख लेते हैं। पहला लेजर मैंने लिखा है परचेज़ अकाउंट का। परचेज़ अकाउंट का मैं सबसे पहला लेजर बना रही हूँ।
देखिए जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं वो किस साइड आती है, जब हम कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं वो किस साइड आती है, डेबिट साइड आती है। डेबिट साइड क्यों आती है, डेबिट साइड इसलिए आती है क्योंकि परचेज़ हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 31 अक्टूबर, ये जो टोटल अमाउंट है, मुझे पूरी की एंट्री नहीं डालनी पड़ेगी। जैसे टॉम, जेरी, ऑस्कर और कायरा से मैंने जो सामान खरीदा है, मुझे इन चारों का नाम लिख के अपनी परचेज अकाउंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी परचेज बुक बना ली है। यही फ़ायदा होता है परचेज बुक बनाने का। जब हमें परचेज अकाउंट बनाएंगे तो हमें इन सब का नाम दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लिख देंगे कि हमने 11,000 का माल खरीदा था अक्टूबर में, ऐसे करके, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। समझ में आ गया, मैंने लिख दिया 11,000। अब मुझे समझ लीजिए टॉम का लेजर बनाना है, तो टॉम अकाउंट लिखा। अब टॉम जो है मेरे लिए क्रेडिटर है, क्योंकि मैंने उसे उधार में सामान खरीदा है, मतलब मैं बोलूँगी मेरे लिए लायबिलिटी है। जब मेरी लायबिलिटी बढ़ती है तो मैं कहाँ दिखाऊंगी, क्रेडिट साइड में दिखाऊंगी। तो इसलिए मैंने टॉम से 1 अक्टूबर को सामान खरीदा था 2,000 रुपये का, तो मैं 1 अक्टूबर बाय परचेज अकाउंट 2,000 लिख दूंगी। सिमिलरली मैं जेरी, ऑस्कर और कायरा का भी टॉम जैसा ही अकाउंट बनाऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परचेज रिटर्न बुक। व्हाट इज़ परचेज रिटर्न बुक? परचेज रिटर्न बुक का मतलब क्या होता है कि जब आप जो सामान खरीद रहे हो उधार में, आपने जो सामान खरीदा था उधार में, वो वाला सामान जिसमें आप डील करते हो या रॉ मटेरियल खरीदा था, आप उस प्रोडक्ट से या उस गुड्स या रॉ मटेरियल से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो इस केस में जब आप उस सामान को वापस कर देते हो, उसकी डिटेल आप परचेज रिटर्न बुक में लिखोगे। सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात यह है कि जो भी आपने सामान खरीदा, आप उससे खुश नहीं हो, बायर खुश नहीं है उस सामान से, तो हम उसकी एंट्री परचेज रिटर्न बुक में करेंगे। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट कैसे होता है? वैसा ही होता है जैसे परचेज बुक का होता है। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, LF एंड अमाउंट। जैसे मैंने टॉम से 2,000 रुपये का सामान खरीदा था, 1,000 का सामान तो ठीक था, 1,000 का सामान ठीक था, पर 1,000 का सामान ख़राब था, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। जेरी से जो सामान खरीदा था वो मैंने 500 रुपीज़ तक का सामान मैं वापस कर रही हूँ, तो 31 अक्टूबर को जब अकाउंट क्लोज करूँगी तो लिखा मैंने 1,500 रुपीज़ का मैंने अपना सामान वापस कर दिया। ठीक है, अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है परचेज रिटर्न के समय, आता है डेबिट नोट। देखो, जब भी आप अपना खरीदा हुआ सामान वापस करते हो तो हमें डेबिट नोट प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, जब भी आप अपना सामान खरीदा हुआ सामान वापस करते हो तो हमें डेबिट नोट प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने सप्लायर को भेजना होता है। हम क्यों करते हैं सप्लायर को डेबिट नोट इशू क्यों करते हैं? हम डेबिट नोट इशू इसलिए करते हैं सप्लायर को ये बताने के लिए कि हमने आपका अकाउंट डेबिट कर दिया है। तो डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूज़ होता है सप्लायर को बताने के लिए कि हमने आपका अकाउंट डेबिट कर दिया है, क्योंकि हम आपके गुड से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपने मुझे ख़राब सामान बेचा या भेजा है, या फिर आपने जो सामान भेजा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है गुड्स को वापस करने का। अब मैं एक और बात बता दूं कि मैं डेबिट नोट में मैंने आपको बोला कि मैं सप्लायर का अकाउंट डेबिट कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। समझ लीजिए आपने टॉम से 2,000 रुपये का सामान खरीदा, आपने टॉम से 2,000 का सामान खरीदा उधार में, तो आप इसकी जनरल एंट्री करते हो नॉर्मली। अभी सब कुछ भूल जाओ डेबिट नोट के बारे में, सिंपल जनरल एंट्री ऐसे करते हो, परचेज अकाउंट 2,000 टू टॉम अकाउंट 2,000। ये आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री होती है, सिंपल। पर आप अब गुड्स से सेटिस्फाई नहीं हो, आप समझ लीजिए कि 1,000 रुपये की वैल्यू का सामान तो सही निकला, पर 1,000 रुपये की वैल्यू का सामान ख़राब निकला जो कि आपको वापस करना है। ठीक है, तो इस केस में आप उल्टी एंट्री करोगे अपने जर्नल अकाउंट में, मतलब रिवर्स एंट्री करोगे, ये लिख के टू टॉम अकाउंट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न इसलिए क्योंकि हम वापस कर रहे हैं। 1,000 ये 2,000 नहीं है, सॉरी, ये 1,000 है। अब आपने इस केस में देखा कि मैंने टॉम का अकाउंट डेबिट किया है। पहले वो क्या था? क्रेडिटर था मेरा। ठीक है, पहले वो मेरे लिए एक लायबिलिटी थी, वो मेरा एक क्रेडिटर था, और फिर मेरा वो क्रेडिटर नहीं रहा, वो सिर्फ 1,000 रुपये तक का क्रेडिटर रहा है, और अब वो 1,000 रुपये मेरी लायबिलिटी कम हुई है। मुझे मतलब कि अब मुझे सिर्फ उसको 1,000 रुपये वापस करने हैं। 1,000 का तो मैंने अपना माल वापस कर दिया है,
समझ में आ रही है बात? तो मैंने उसका अकाउंट 1000 से डेबिट किया है, इसीलिए हम डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी बात यह है कि जिस भी पार्टी को आप अपना सामान वापस कर रहे हो, जिस भी सप्लाई से जो आपने सामान खरीदा था, जब आप उसे वापस करते हो तो जब आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, आपने जब सामान ही वापस कर दिया तो आपको उसको पेमेंट तो करनी नहीं होगी, तो आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, और लायबिलिटी जब कम हो रही है तो हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, इसीलिए हम डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। वैसे इतना कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं, ये मैंने सिर्फ आपकी समझ के लिए बताया है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या होता है? सेल्स बुक होता है, इसके अंदर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल की। मतलब कि जब आप गुड्स और रॉ मटेरियल उधार में किसी को बेचते हो, ठीक है, मैंने क्या बोला, जब आप अपने गुड्स और रॉ मटेरियल किसी को उधार में बेचते हो। इसका फॉर्मेट भी बिल्कुल परचेज बुक की तरह ही होता है। आप पहले क्या लिखोगे? डेट, नेम ऑफ बायर जिनको आपने सामान बेचा, इनवॉइस नंबर जो मतलब आपने बिल जो बनाया होगा, LF एंड अमाउंट। जैसे मैंने 1 अक्टूबर को लीवाई को इतना पैसा का माल बेचा था, फिर 15 अक्टूबर को टीमी को, जैंग, अलाया, तो इतना सामान बेचा, और 31 अक्टूबर को हम टोटल देखेंगे कितनी क्रेडिट सेल हुई, 11,000। अब इसी से मुझे लेजर प्रिपेयर करना हो तो कैसे बनाऊंगी? सबसे पहले मैं सेल्स अकाउंट का बना रही हूँ। जब हम किसी को सेल करते हैं तो हम वो उसका एंट्री कहाँ करते हैं, कि हम सेल कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में या क्रेडिट में? हम उस सेल को क्रेडिट में दिखाते हैं, क्योंकि सेल हमारी इनकम होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखाया है। 31 अक्टूबर बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, जैसे हमने परचेज बुक में किया था, हमें सबका नाम दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम अपनी सेल्स बुक से लिख देंगे कि सेल्स बुक के हिसाब से हमारी टोटल क्रेडिट सेल 11,000 की थी। ठीक है, अब मुझे ये इसमें लीवाई का अकाउंट बनाना हो तो लीवाई अकाउंट हमारा डेटर है, लीवाई हमारा डेटर है जिसको हमने 2,000 रुपये का माल बेचा था, इसीलिए वो हमारे डेबिट साइड पे आएगा। जो डेटर होता है वो हमारी एसेट होती है, और एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट साइड में आती है, इसीलिए लीवाई जो है डेबिट में आएगा। 1 अक्टूबर टू सेल्स, हमने उसे सेल की थी 2,000 रुपये की। सिमिलरली अब टिमी, जैंग और अलाया का भी लीवाई की तरह ही अकाउंट बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न बुक, जैसे मैंने आपको परचेज रिटर्न बुक का बताया था, सिमिलरली हम सेल्स रिटर्न बुक भी बनाते हैं। अगर आपने किसी को सामान बेचा और वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो आपको सामान वापस कर देता है, और जो आपने उधार में सामान बेचा था, और आपका कस्टमर जो है आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस केस में जब वो गुड्स वापस करेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप सेल्स रिटर्न बुक में दिखाएंगे। इसका फॉर्मेट कैसा होता है वो भी देख लेते हैं। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस, LF, अमाउंट। ये इनवर्ड नहीं है, सॉरी, ये आउटवर्ड है, इनवर्ड नहीं है। सेल्स बुक में भी वो आउटवर्ड था। आउटवर्ड का मतलब होता है बेचना, ठीक है, ये इनवर्ड नहीं है। डेट, जिसमें आप डेट लिखोगे जब वो आपका जो बायर है गुड्स रिटर्न करेगा। जैसे लीवाई ने मुझे 1,000 रुपये का सामान वापस कर दिया है, टिमी ने मुझे 500 रुपये का सामान वापस कर दिया, तो टोटल हो गया 1,500 रुपये। 31 अक्टूबर का ये टोटल हुआ सेल्स रिटर्न का। अब इस केस में भी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है जो कि सप्लायर को अपने बायर को इशू करना होता है। कौन इशू करता है? ये क्रेडिट नोट होता है वो डॉक्यूमेंट। क्रेडिट नोट वो डॉक्यूमेंट होता है जब हम अपने बायर को इन्फॉर्म करते हैं कि हमने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। जब सेल्स रिटर्न होती है, जब आपका कस्टमर आपको सामान वापस कर रहा होता है, तो आपको उसको क्रेडिट नोट इशू करना होता है, उसको ये बताने के लिए कि हाँ ठीक है, गुड्स में कमी है, मैं मानता हूँ अपनी गलती, और आपको मैं ये क्रेडिट नोट दे रहा हूँ ये बताने के लिए कि आपको अब इतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आपका अकाउंट क्रेडिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको भी मैंने एंट्री से समझाया है। देखो, जैसे आप सेल करते हो तो एंट्री क्या करते हैं हम, लीवाई अकाउंट को, जैसे मैंने लीवाई को सामान बेचा है 2,000 का, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी, लीवाई अकाउंट 2,000 टू सेल्स अकाउंट 2,000। अगर लीवाई मेरे गुड्स से सेटिस्फाइड नहीं है, मैंने जो लीवाई को सामान बेचा था और लीवाई मेरे गुड्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, अगर वो मेरे को सामान वापस कर देता है, तो यहाँ पे भी सॉरी 1,000 है, वो मुझे 1,000 का सामान वापस कर देता है लीवाई, तो मैं जनरल एंट्री क्या करूँगी, सेल्स अकाउंट टू लीवाई अकाउंट 1,000, क्योंकि पहले वो मेरा डेटर था 2,000 रुपये का, वो मेरा डेटर बन गया था, मैंने उसको उधार में सामान बेचा था 2,000 रुपये का, तो वो मेरा डेटर था, 2,000 रुपये मुझे उससे मिलने थे, वो मेरी एसेट था। ठीक है, अब वो मेरे 1,000 रुपये का सामान मुझे वापस कर दे रहा है, वो 1,000 रुपये के सामान से तो सेटिस्फाइड है, पर 1,000 रुपये के सामान से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो जो 1,000 रुपये के सामान से वो सेटिस्फाइड नहीं है वो मुझे वापस कर दे रहा है, तो इस केस में क्या होगा, मैं लीवाई का अकाउंट जो है क्रेडिट कर दूंगी, मतलब कि मेरी एसेट कम हो गई, मेरा डेटर कम हो गया। ठीक है, इसीलिए मैं उसको क्रेडिट नोट इशू कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आया क्यों किया मैंने क्रेडिट, क्योंकि मैंने बायर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, अब मुझे उससे पैसा नहीं मिलेगा, और मैं बायर को इन्फॉर्म करती हूँ क्रेडिट नोट के ज़रिए कि मैंने तुम्हारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया, अब आपको इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे।
जितने आपको पहले देने थे। आगे बढ़ते हैं। जनरल प्रॉपर क्या होता है? जनरल प्रॉपर का मतलब क्या होता है? उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टोटल 7 टाइप की सब्सिडरी बुक्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताई थी। टोटल 7 टाइप की सब्सिडरी बुक्स होती हैं। पहली होती है कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। ठीक है, जब कोई ट्रांजैक्शन इन 7 सब्सिडरी बुक्स में नहीं आ पाती है, जब कोई ट्रांजैक्शन इन 7 सब्सिडरी में हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसकी जो एंट्री होती है जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती है। समझ में आ गया? अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जो मैंने ऊपर ये जो 7 बताई हैं इसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो, तो हम कहीं तो हमें रिकॉर्ड करनी है, तो आप किस में करोगे? जनरल प्रॉपर में करोगे। इसी को ही जनरल प्रॉपर कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम उन एंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती है। सबसे पहला आता है ओपनिंग एंट्री। ये ओपनिंग एंट्री क्या होता है? ओपनिंग एंट्री का मतलब होता है कि देखो हर फाइनेंशियल ईयर या हर अकाउंटिंग ईयर जब ख़त्म होता है तो हम अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं। हर अकाउंटिंग ईयर में या फिर फाइनेंशियल ईयर, जनरली फाइनेंशियल ईयर ही होता है, फाइनेंशियल ईयर में हम अपने अकाउंट क्लोज करते हैं। तो जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपको पता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ तो ख़त्म नहीं होती। मतलब समझ लीजिए कि आपने मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी तो ख़त्म नहीं हो रही, या बिल्डिंग खरीदी है वो तो ख़त्म नहीं हो रही, पर उसकी वैल्यू का जो भी बैलेंस होता है, हम जब प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर से न्यू अकाउंटिंग ईयर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। बात समझ में आ गया? मतलब क्या होता है, जो आपकी प्रीवियस ईयर की जो एसेट्स और लायबिलिटीज़, अलग अलग टाइप की जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती है वो ख़त्म नहीं होती, वो तो आपकी बैलेंस शीट में रहती है ना, उसका जो भी बैलेंस होता है हम प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर से न्यू अकाउंटिंग ईयर में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, इसी प्रोसेस को हम ओपनिंग एंट्री करना कहते हैं। ओपनिंग एंट्री के थ्रू ही हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया है मैंने। समझ लीजिए मेरी बैलेंस शीट जो है प्रीवियस ईयर की दिखाती है कि कैपिटल 2000 था, क्रेडिटर 1000 था, एसेट दिखाता है कैश 1500 है, मशीनरी 1000 है, स्टॉक 500 है। तो मैं ओपनिंग एंट्री कैसे करूँगी? और ये एंट्री मैं जनरल प्रॉपर में दिखाऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये एंट्री, ओपनिंग एंट्री जो है वो 7 सब्सिडरी बुक्स में मेंशन नहीं करी जाती है। तो मेरी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, जो भी उसका अमाउंट है, टू कैपिटल अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ये एसेट्स वाली सारी चीज़ डेबिट साइड पे आ जाएंगी। ये जो एसेट्स वाली जो 3 एसेट गिवन है ये सारी डेबिट साइड पे आ जाएगी, और जो ये क्रेडिट लायबिलिटी वाली चीज़ है वो क्रेडिट में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लोजिंग एंट्री। जैसे मैंने आपको ओपनिंग एंट्री बताया था, ऐसे ही क्लोजिंग एंट्री भी होती है। क्लोजिंग एंट्री तब की जाती है जब अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा होता है, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा होता है या फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च जो होता है, तब हम फाइनल अकाउंट्स अपने प्रिपेयर करते हैं। तो हम अपने सारे नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जो कि एक्सपेंसेस, लॉस, प्रॉफिट और गेन्स को दिखाता है। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ अकाउंट होता है, हमें इसे क्लोज करना होता है। ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, हमें इसे बंद करना होता है। हर साल हम अपना नॉमिनल अकाउंट बंद करते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट को बंद करने के लिए हम उसकी एंट्री कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में। किस में ट्रांसफ़र करते हैं? ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में। और इसी एंट्री को ऐसे नॉमिनल अकाउंट्स को बंद करने के लिए जो हम एंट्री करते हैं, उसी एंट्री को हम क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। फिर से बता रही हूँ कि जब अकाउंटिंग ईयर का एंड टाइम आता है या फिर फाइनेंशियल ईयर के आखिर में जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हमें नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं। और जब नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो उसका जो बैलेंस है या जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, गेन्स हैं, सब हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में। इसी को करने के लिए जो हम एंट्री पास करते हैं उसको हम क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रेंट की एक एंट्री की थी, तो रेंट की एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, पर मैं नॉर्मल अकाउंट बंद कर रही हूँ। रेंट जो है मेरे लिए खर्चा है जो कि नॉर्मल अकाउंट है, मुझे इसको बंद करना है, तो मैं बंद करने के लिए क्या करूँगी? पीएनएल अकाउंट टू रेंट कर दूंगी, उल्टा कर दूंगी। पहले रेंट अकाउंट डेबिट में था, अब रेंट अकाउंट क्रेडिट में हो गया है, तो क्या हो जाएगा? पीएनएल अकाउंट टू रेंट अकाउंट। ये क्लोजिंग एंट्री होती है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र एंट्री। ट्रांसफ़र एंट्री का मतलब क्या होता है? जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई चीज़ अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। क्या होता है ट्रांसफ़र एंट्री? जब कोई हम एक अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, जब हम कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। जैसे मैंने यहाँ पे एक एंट्री भी बताई है, कैपिटल अकाउंट 1500 टू ड्राइंग अकाउंट 1500।
इसका मतलब क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट क्या होता है? पहले ड्राइंग अकाउंट का मतलब ये होता है कि जो ऑनर होता है बिजनेस का, जो कंपनी का जो ऑनर होता है, जब बिजनेस से जुड़े हुए किसी आइटम को ले लेता है, किसी जुड़े हुए एसेट का इस्तेमाल करता है या कैश का इस्तेमाल करता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, जब जो बिजनेस का कंपनी का जो ऑनर है वो हमारी कैश या एसेट्स का इस्तेमाल करता है तो हम उसे ड्राइंग अकाउंट कहते हैं, ठीक है। और समझ लीजिए जैसे कि एंट्री कैसे होती है, उसने हमारा कैश इस्तेमाल किया कि हमारे कंपनी के ऑनर ने, तो हम एंट्री क्या करते हैं, ड्राइंग टू कैश करते हैं, ठीक है। फिर हम ड्राइंग अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं इस तरीके से। पहले तो हमने देखा कि जो मेरी एंट्री थी ड्राइंग वाली वो डेबिट साइड पे आ रही थी, ड्राइंग टू कैश होता है वो मेरी डेबिट साइड पे आ रही थी, अब इस वाले केस में क्रेडिट में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ड्राइंग अकाउंट जो होता है कैपिटल अकाउंट से जुड़ा होता है। जब भी आप अपने मालिक को, अपने जो कंपनी के मालिक को अपनी कंपनी से कोई एसेट या कैश देते हो तो आपकी कैपिटल कम होती है, आपका कैपिटल कम होता है, आपका उधार कम होता है, इसीलिए ये हम ट्रांसफ़र वाली एंट्री करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है? जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तब इन एंट्रीज़ को किया जाता है। जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तब ये एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है ताकि हम उन आइटम्स को भी रिकॉर्ड कर सके जो रिकॉर्ड नहीं हुए। मैंने क्या बोला? हम उन आइटम्स को रिकॉर्ड कर सके जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट येट पेड, एटसेट्रा, ठीक है। जैसे एक एंट्री है रेंट अकाउंट 2000 टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट 2000। समझ लीजिए अभी तक आपने रेंट पे नहीं किया और आपको ये फाइनल अकाउंट बनाते वक्त पता चलता है, तो इस केस में आप एंट्री क्या करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट 2000, ठीक है। उसके बाद आता है रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री वो एंट्री होती है अगर समझ लीजिए कि आपने जर्नल एंट्री की थी, उसमें कोई एरर रह गया, कोई गलती रह गई या फिर आप लिखना ही भूल गए, तो इस केस में आपके फाइनल अकाउंट सही नहीं बनेंगे। अगर आपको पता चल जाती है आपकी गलती और उसको जब आप ठीक करते हो तो उसे रेक्टिफिकेशन एंट्री कहते हैं। समझ लीजिए आपने गलत अकाउंट में डाल दिया, फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी रिपेयर करवाई, आपने मशीनरी रिपेयर करवाई तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट टू कैश, पर आपने रिपेयर अकाउंट टू कैश की जगह मशीनरी अकाउंट टू कैश कर दिया, तो एरर हो गया ना। तो इस केस में जब आप इस एरर को क्लियर करते हो तो उसे हम रेक्टिफिकेशन एंट्री कहते हैं। उसके बाद मिसलेनियस एंट्री। अब जो भी एंट्री के बारे में अभी तक मैंने डिस्कस किया है, अगर वो ए से लेके ई तक कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होती है तो हम उन्हें मिसलेनियस एंट्री कहेंगे, ठीक है। मिसलेनियस एंट्री के भी एग्जांपल देख लेते हैं। समझ लीजिए आपने कोई एसेट खरीदी है उधार में, तो इसकी एंट्री भी जनरल प्रॉपर में होगी। अगर आपने, एक और बात बता दूं, अगर आपने एसेट कैश में खरीदी होती तो क्या आप इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में करते? तब आप इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में नहीं करते, तब आप कैश बुक में करते, क्योंकि आपने कैश में एसेट खरीदी है। आपने एसेट खरीदी है क्रेडिट में तो इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी। आपके गुड्स लॉस हो जाता है चोरी की वजह से या आग लगने की वजह से, आपके गुड्स का नुकसान हो जाता है, बिल डिसऑनर हो जाता है, या फिर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, मतलब कि आपके डेटर्स ने पैसा नहीं दिया, बैड डेट हो गया। कुछ एग्जांपल दिया है मैंने, जैसे आपने मशीनरी खरीदी है मिस्टर टॉम से, 20,000 की उधार में, तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट टू टॉम अकाउंट, ठीक है। और जैसे एक बैड डेट की भी एंट्री दी है जो मिसलेनियस एंट्री है। समझ लीजिए आपने एक कस्टमर को सामान बेचा था 2,000 रुपये का, पर उसने सामान वो आपको पैसा नहीं दे पाया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसकी एंट्री कैसे करोगे? बैड डेट आपके लिए एक नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो इसलिए मैंने डेबिट साइड पे लिखा है टू डेटर्स अकाउंट 2,000 रुपीज़, ठीक है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्सिफिकेशन को। एक और बात बता दूं कि इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट हमने अपने 11th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, पर इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई आ सकता है। थ्योरी का क्वेश्चन एक दो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जनरल प्रॉपर क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया जनरल प्रॉपर क्या होता है, उसमें कौन कौन सी टाइप की एंट्रीज आती हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। या फिर सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, सब्सिडरी बुक बनाने के एडवांटेजेस क्या है, पर्पसेस क्या हैं, और टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या डेबिट एंड क्रेडिट नोट के बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।